हेलो एवरीवन। आज के डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। मीन्स ऐसा कोई एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का केस नहीं है जिसमें क्लैरिफिकेशन ना आए, एंड क्लैरिफिकेशन के बाद में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाता है। एंड काफ़ी बार हमने देखा है कि क्लैरिफिकेशन में सब कुछ इंफॉर्मेशन देने के बावजूद वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ अभी फ़िलहाल हमारे 2 केसेस थे जिसके बारे में आज मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी कि उसमें क्या इशू हुआ था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी क्लैरिफिकेशन क्या आया है एंड उसका हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए, तब जाके वो एक्सेप्ट होता है। मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगी, एक्सेप्टेंस के भी और रिजेक्शन के भी। ये स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा अपडेट। जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, आरओसी, ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस, इसके अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी बजट के बाद में तो काफ़ी सारा चेंजेस आया है। तो अगर आप भी अकाउंटेंट हो एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की इस इंडस्ट्री में खुद को अपडेट रखना चाहते हो एंड जो चेंजेस हो रहे हैं उसे प्रैक्टिकली अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे काम कैसे होते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में हमने उस कोर्स की लिंक दे रखी है, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। हमने अलग अलग कोर्सेस नहीं बनाए, ओवरऑल एक ही कोर्स किया है ताकि आपको स्टार्ट टू एंड इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक क्लैरिफिकेशन आया था हमारे क्लाइंट को। अब ये क्लैरिफिकेशन हमने जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, ये किया था हमने 14 अगस्त को। क्लैरिफिकेशन जो आया है वो 22 अगस्त को आया है। प्रोप्राइटरी फर्म थी। अब ये क्लैरिफिकेशन हमें क्या बोलता है देखिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैरिफिकेशन आने के एक दिन पहले हमारे क्लाइंट को कॉल गया था ऑफिसर की तरफ से कि कल हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए। देन क्लाइंट ने बोला कि सर ठीक है, आप कल मत आइए, आप परसों आइए, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हमारा जो क्लाइंट है वो जेन्युइनली आउट ऑफ स्टेशन था, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है एंड उस केस के लिए वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे। मीन्स मुंबई का केस है बट जो क्लाइंट है वो नासिक गए थे। तो ऑफिसर ने फ़ोन पे तो हाँ ओके बोल दिया, बट वो विज़िट के लिए गए नहीं। तो इसी के लिए उन्होंने जो फर्स्ट रीज़न डाला है वो यही डाला है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस, others please specify during physical verification contacting TP telephonically, he informed that he is in Nashik and would not be available for physical verification। तो यस, हमारे क्लाइंट ने बोला था कि वो कल अवेलेबल नहीं है, वो उसके दूसरे दिन अवेलेबल थे, बट फिर भी वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो चलो ये रीज़न तो हम मान लेते हैं कि ये राइट है। लेकिन नेक्स्ट रीज़न कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ पोजेशन, अदर्स इन द सेंस वो टेनेंट है, रेंट पे एड्रेस है, अपलोडेड L&L means live and license agreement is only for residential purpose and not for residential purpose. Please upload valid live and license agreement। अब जो लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अपलोड किया था, एक तो जब भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसमें बहुत लिमिटेशंस होते हैं जीएसटी में। तो जो हमने एग्रीमेंट, रेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अपलोड किया था वो रेसिडेंशियल पर्पज़ है, वो प्रीमाइसेस, आई एग्री, लेकिन उसमें हमने एनओसी भी लगाया था ओनर का कि इस प्लेस पे जो पर्सन है ये रेसिडेंशियल नहीं, तो ये एक कमर्शियल एक्टिविटी भी रन कर रहे हैं, क्योंकि इनका वहाँ पे वैसा एज सच कुछ बिल नहीं था, मीन्स कुछ काम होने वाला नहीं था, एंड ना ही उनके कुछ खास स्टाफ है। कुछ खास स्टाफ का कोई है ही नहीं, सिर्फ ये ओनर है जो खुद ही मैनेज करते हैं, एंड ये उन्हीं के घर से बिलिंग एंड बाकी जो एडमिन काम है वो करने वाले थे। इसीलिए हमने वही एड्रेस को डाला, एंड वो भी एनओसी के साथ में डाला गया था विथ प्रॉपर एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनर का एनओसी विथ सेल्फ अटेस्टेड पैन कॉपी। बट फिर भी ये क्वेरी आई। थर्ड क्वेरी अगेन वही आया कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड अदर्स ऑन लाइट बिल, नेम इज़ तोसिन एंड लाइसेंसर इज़ मोसिन, प्लीज़ क्लैरिफाई। अब इस केस में हुआ क्या है कि जो
प्रीमाइसेस है, जो ओनर है वो दो ओनर है, एक ओनर है एंड एक है को ओनर। तो ओनर का जो नाम था वो था मिस्टर तोहसीन, को ओनर जो है वो है मिस्टर मोहसिन। बट ये जो क्लाइंट है हमारे, इन्होंने जो रेंट एग्रीमेंट बनाया जो को ओनर है मोहसिन उनके साथ में। तो इस केस में एक क्वेरी यही आई कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे तो को ओनर का नाम नहीं आता है, वहाँ पे तो ओनर का नाम आता है। बट इसीलिए हमने क्या किया था कि इसके साथ में ही जो ओनर है उनका जो परचेस एग्रीमेंट है, मीन्स जब उन्होंने प्रॉपर्टी ओन की थी, वो जो एग्रीमेंट है उसका इंडेक्स 2 हमने लगाया था एंड लास्ट के कुछ पेजेस भी लगाए थे ताकि ये क्वेरी ना आए। बट फिर भी हमें ये क्लेरिफिकेशन आया। अब इसे हमने सॉल्व कैसे किया, तो फर्स्ट जो क्वेरी है, अब ऑफिसर आए तो नहीं, बट वो फ्यूचर में कभी आएंगे नहीं आएंगे नो गारंटी, बट इस क्वेरी के लिए हमें कुछ तो आंसर करना है, इसीलिए हमने वहाँ के फिज़िकल फ़ोटोज़ अपलोड किए जहाँ पे मीन्स एक उनका ऑफिस का सेटअप है वैसा हमने वहाँ अपलोड किया है। सेकंड, जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है जहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पज़ लिखा है एंड ये बताया गया है कि उसे हमें नॉन रेसिडेंशियल पर्पज़ भी बताना है, तो उसके लिए हमने एक एनेक्स्चर ऐड करवाया है उनसे कि इसे भी ऐड करवाओ एंड उसे अपलोड करते हैं। एंड जो थर्ड क्वेरी है उसमें जो बताया है कि लाइट बिल पे जो नाम है वो एक ही ओनर का है, तो उसके लिए हमने फिर से इंडेक्स 2 को अपलोड किया है ताकि उसमें क्लियरली दिखे कि ये दोनों ही ओनर है। तो इस हिसाब से ये क्वेरी आई थी जिसका कि हमने क्लैरिफिकेशन का आंसर कर दिया एंड ये प्रोबेबली एक्सेप्टेंस भी आ गया। अब और एक मैं आपको क्लैरिफिकेशन दिखाती हूँ। उस केस में ऑलमोस्ट 2 बार हमें क्लैरिफिकेशन आया है। सेम केस है, एलएलपी है। अभी जो हमने बताया वो प्रोप्राइटरी था, अभी जो मैं बता रही हूँ वो है एलएलपी का फॉर्म। तो उस केस में मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो कंपनी है ये है एलएलपी। अब इस केस में जो फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई कब किया था, आप देखिए 26 जुलाई को हमने अप्लाई किया था एंड जो क्लैरिफिकेशन आया है वो 2 अगस्त को आया। अब इस केस में जो फर्स्ट क्वेरी है वो क्या है, अगेन सेम ही है कि जैसे कि एलएलपी है तो फर्स्ट वाला जो था वो एक था। हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है कि आप कितने भी रजिस्ट्रेशन कर लो, एड्रेस को लेके क्वेरी हमेशा रहती ही रहती है, फिर चाहे वो रेंटेड हो ओन्ड हो, कुछ ना कुछ तो क्वेरीज उसमें रहती है। उसके बाद में फिर वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटोज़ या फिर और कोई क्वेरीज आ जाती है। बट एड्रेस ये बहुत कॉमन क्वेरी है एंड इसे क्यों आती है ये क्वेरी, क्योंकि इसके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो एक लिमिट दिया है पोर्टल पे वो बहुत कम है साइज़, एंड जो डिटेल्स होती है जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया या ओनरशिप एग्रीमेंट हो गया वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो वो कैपेसिटी उतनी हो नहीं पाती। इसीलिए फर्स्ट एप्लीकेशन में उतने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई बोलते ना, उतने डॉक्यूमेंट्स को हम सबमिट नहीं कर पाते एंड इसी वजह से काफ़ी क्वेरीज आती है। तो चलिए बैक टू द पॉइंट। इसमें फर्स्ट क्वेरी क्या आई थी, जैसे ये एलएलपी है तो इसमें क्या आया था, जो 2 पार्टनर्स है उसमें से एक पार्टनर का 2021 19-20 एंड 20-21 में समथिंग आई थिंक 21 में, यस 21 में एक प्रोप्राइटरी बिजनेस था एंड उस बिज़नेस का उन्होंने जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड किया था, उन्हें नंबर भी आ गया, लेकिन विद इन 1 मंथ उनका बिज़नेस नहीं चला, उन्होंने वो नंबर कैंसिलेशन के लिए डाल दिया। अब ये बात है 2021 की, जैन 2021, यस। तो उस समय उन्होंने वो कैंसिल कर दिया एंड वो कैंसिल भी हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती की कि उन्होंने GSTR 10 जो फाइनल रिटर्न होता है वो फाइल नहीं किया एंड उनके जो प्रोफेशनल्स थे जो पहले जो सीए उनका काम देख रहे थे, उन्होंने 1 मंथ का GST-R1 भी पेंडिंग था वो भी फाइल नहीं किया था, भले ही नील था लेकिन वो करना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 जनवरी को नंबर रजिस्टर किया एंड 30 जनवरी या 31 जनवरी को उन्होंने कैंसिलेशन के लिए डाल दिया, लेकिन फिर भी जनवरी का उन्हें रिटर्न करना चाहिए था, बल्कि वो हुआ नहीं। तो फर्स्ट क्वेरी जो है वो यही आई कि प्लीज़, फर्स्ट क्वेरी भी वही आई कि प्लीज़ file all returns including 9 and 10 and upload the same
as your earlier GST registration was cancelled on taxpayer request by the range officer for discontinue and closure of business। तो ये भी एक आज के डेट में ऐसी भी क्वेरी आती है कि अगर आपका कोई पुराना नंबर है एंड आपने वो सही तरह से कैंसिल नहीं किया, भले ही आपको वहाँ पे कैंसिल बाय टैक्स पेयर या सरेंडर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर आपका R1 या 9 या 10 कुछ भी पेंडिंग है तो भी आपको ये क्वेरी आ सकती है। ये मतलब हमारे 10 में से हार्डली 1 या 2 में ये क्वेरी आई है, बट फिर भी ऐसी क्वेरीज आती है बिकॉज ये जो क्वेरीज है इट्स डिपेंड्स ऑन ऑफिसर टू ऑफिसर, किसके पास केस जाता है एंड कौन सा ऑफिसर उस केस को किस हिसाब से देखता है, कितने डिटेल में देखता है। तो ये एक क्वेरी आई थी जिसके लिए हमें उस क्लाइंट का R1 भी करना पड़ा, उनका 10 भी फाइल करना पड़ा एंड GSTR 10 करते समय उन्हें 10,000 की पेनल्टी आई थी, वो भी पे करनी पड़ी। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो पे करना पड़ा था। उसके बाद में सेकंड जो क्वेरी है वो ये है, अगेन प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके है कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कंसेंट विथ should be notarized affidavit declaring the premises mentioned are not given on rent and again इस केस में भी हमने इस केस में भी जो हमने एड्रेस अपलोड किया था वो जो इस LLP के जो 2 पार्टनर है उसमें से किसी एक का था। ओनरशिप अगेन इस केस में जो हमने एड्रेस अपलोड किया था एंड जो एड्रेस के प्रूफ दिए थे वो 2 पार्टनर में से एक जो ओनर है उनका ओन्ड प्रीमाइसेस था। बिकॉज देखो जनरली क्या होता है ना कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए वो हमेशा ऐसा एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आपका ओन्ड हो एंड वहाँ पे आपका कोई ना कोई हमेशा कॉन्टैक्ट पर्सन अवेलेबल हो। आज अगर आपने कोई रेंट पे प्रीमाइसेस ली, वो आपने रजिस्टर्ड की, अगर 11 महीने बाद आप वो चेंज कर रहे हो देन अगेन वो अपडेट करना होता है एंड कई बार ऐसा देखा गया कि चेंज हो जाते बट अपडेट होते नहीं है। इसीलिए मोस्टली इन GST केसेस या फिर इवन कंपनी फॉर्मेशन में भी सजेस्ट कि आप ओनरशिप वाला प्रीमाइसेस का एड्रेस को अपडेट करवाओ एज अ रजिस्टर्ड एड्रेस। उसके बाद में हम ऐड ऑन कर देंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, बट मोस्टली ये। बट इसमें भी अगेन सेम क्वेरी दिया कि नोटराइज एफिडेविट डिक्लेयरिंग द प्रीमाइसेस मेंशन आर गिवन ऑन रेंटल लीज बेसिस एंड इट इज़ अलाउड एज प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, रिलेशन बिटवीन एप्लीकेंट एंड कंसेंटर। मतलब इसमें भी अगेन हमने जो एक फ्री रेंटल एग्रीमेंट मीन्स रेंट फ्री एग्रीमेंट जो होता है वो हमने इसमें बनाया था कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी को रेंट फ्री एग्रीमेंट बना रहा है एंड उससे वो प्रीमाइसेस यूज़ करने के लिए कोई रेंट चार्ज नहीं कर रहा है। बट फिर भी अगेन उसके लिए हमें एक एफिडेविट बनाना पड़ा एंड उसे नोटराइज करके वो अपलोड करना पड़ा। जैसे मैंने बताया कि ये जो क्वेरीज आती है अगेन डिपेंड्स ऑन ऑफिसर कि कौन कितना डिटेल में इसे देखता है एंड वो कैसे करना चाहता है। तो ये सब जो चीज़ें थी ये आई थी इनके फर्स्ट क्लैरिफिकेशन में। अब ये दोनों ही चीज़ों का हमने रिप्लाई किया था बट फिर भी क्या हुआ, उनका रिजेक्शन किया एंड रिजेक्शन का रीज़न यही था कि फर्स्ट टाइम जब हमें ये क्लैरिफिकेशन आया तो उस समय हमने जो फर्स्ट क्वेरी थी कि GSTR 10 आपको अपलोड करना है, उस समय हमने उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया था बिकॉज क्लाइंट जो है वो 10,000 की पेनल्टी भरने के लिए रेडी नहीं थे। तो उसका हमने सेकेंड ऑप्शन ये दिया था कि हम लोग ऐसा करते हैं कि उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देते क्लाइंट से कि जो उस समय GST रजिस्ट्रेशन लिया था एंड जो नेचर ऑफ बिजनेस था, जो कि एक्चुअल फैक्ट था, जो कि सच था, वो अलग बिजनेस था एंड ये कंपनी में जो बिजनेस कर रहे हैं वो नेचर ऑफ बिजनेस दोनों ही अलग है। उस समय बिज़नेस में कुछ भी 1 रुपये का भी ना रेवेन्यू था ना कुछ भी बिज़नेस का मीन्स बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं किया था, इसीलिए उसे कैंसिल किया गया था। बट फिर भी GST तो GST है, हमें वो करना तो पड़ेगा एंड इसीलिए उनका जो रिजेक्शन हुआ था उसका रीज़न भी उन्होंने वही दिया बिकॉज जो सेकेंड हमने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। बट जो रिजेक्शन का जो रीज़न दिया उन्होंने, जो फर्स्ट टाइम ये रिजेक्शन हुआ था उसका जो रीज़न दिया वो वही दिया कि फेल टू फाइल ऑल रिटर्न्स इंक्लूडिंग 9, 10 रिलेटेड टू इनएक्टिव रजिस्ट्रेशन विच इज़ मैंडेटरी। तो ऐसा हो सकता है केसेस में। तो अगर आपके भी कोई क्लाइंट है एंड जिनका ऐसा कुछ केस चल रहा है तो उस केस में आपको ये ध्यान देना है कि अगर कुछ ऐसा क्लेरिफिकेशन आता है तो वो कैसे फाइल करना है। अभी फिर से हमने उसे रीअप्लाई किया रिजेक्ट होने के बाद में, अगेन फिर हमें कोई
क्वेरी आई है। तो अगेन जो रिजेक्शन का रीज़न था वही हमें आया है कि फ्रॉम द जीएसटी डेटाबेस इट इज़ सीन दैट देयर आर जीएसटी नंबर इनएक्टिव रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ फाइल पेंडिंग जीएसटी 9(3)B एंड फाइनल रिटर्न इन 10। ये ऐसी अगेन ये एक क्वेरी आई है जो कि सेम थी। तो अभी इस बार तो क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सेम क्लाइंट है, एलएलपी है। अगेन हमने रीअप्लाई किया था 16 अगस्त को, क्योंकि 16 अगस्त को रिजेक्शन हुआ था। 22 अगस्त को हमें क्लैरिफिकेशन इसका आया है एंड इसमें भी सेम रीज़न था। तो इस बार क्लाइंट को हमने बोल दिया सर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने GSTR 10 करना पड़ेगा। एंड फिर आखिर में जो क्लाइंट है उन्होंने फाइल किया, रेडी हो गए एंड 10,000 पेनल्टी भर दी। अब हमने इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो फाइल किया। अब लेट्स सी कि अब तो उसे एक्सेप्ट करना बनता है। अगर अब भी रिजेक्शन हो जाता है कोई अलग रीज़न से, देन फिर कोई मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज क्लैरिफिकेशन में एक ही आया था। अब लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तक इसका एक्सेप्टेंस तो आया है नहीं, 3 दिन तो हो चुके हैं, बस देखते हैं कि क्या होता है। सो इस हिसाब से मैंने 2 केसेस आज के वीडियो में बताए हैं कि अगर ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन आता है तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई है, बट ये सब चीज़ों का जो भी रिप्लाई करना होता है इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ड्राफ्टिंग होता है, नोटराइज करना होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अटैच करना होता है। तो अगर आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकली सीखना है एंड ये सब काम अगर प्रैक्टिकली करके देखना है, देन डिस्क्रिप्शन में हमने जो कोर्स की लिंक दी है उसे तो आप आज जाके चेक कीजिए एंड जल्द से जल्द उसे एनरोल कीजिए, ताकि आप भी ये जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके साथ में अपडेट्स रह सकते हो। लाइव आपको सब कुछ सीखने मिलेगा एंड हमने एक ही कोर्स में सब कुछ इंक्लूड किया है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई बस सिर्फ इनकम टैक्स सीखे या कोई सिर्फ GST सीखे। अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्स के इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आई बिलीव फिर वो टैली से लेके अकाउंटिंग से लेके तो आपको रजिस्ट्रेशंस एंड अगर फाइनलाइजेशंस है या कोई क्वेरीज आती है, क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तब जाके आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की इस इंडस्ट्री में ना एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो, खुद का कुछ एक सेटअप कर सकते हो। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपका कुछ क्लैरिफिकेशन आया है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका रिप्लाई कैसे करना है, देन हमें कमेंट करके बताएं, हम डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई करेंगे कि आपकी क्लैरिफिकेशन का आपको रिप्लाई कैसे करना है। बिकॉज ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास में डेटा है, बहुत सारे क्लाइंट्स का क्लैरिफिकेशन है कि सब में अलग अलग आई थी एंड उसे हमने प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करके उसे फर्स्ट टाइम में ही हमने अप्रूवल ला लिया है। बस कभी कभी क्लाइंट की वजह से अगर वो कोई चीज़ के लिए नहीं मानते तो फिर रिजेक्शन आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% चांसेस है कि हमने अगर जो क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई किया है उसके बाद में अप्रूवल आ जाते हैं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूँ, नया कोई अपडेट बताऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम के पहले पता चल सके, टाइमली आप उसे चेक कर सकते हो। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।